हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यार बड़ा चमक रहा है मामला। हाँ, लग रहा है नहावा क्या है, तुम लोग को भी लग रहा है क्या? चमक चमक सा रहा है। यस सर। आप भी चलो कैसे। चमक रहा है ना वो, हम लग रहा है बत्ती इतनी लगी हुई है कहीं। यार इतना क्यों चमक रहा है भाई? इसी रुको यार, थोड़ा सा कम करते हैं। थोड़ा सा और। अबे हम पहचान नहीं पा रहे अपने आप। अब ठीक है, क्या बताएं हम। ऐसा लग रहा है मुंह पे लाइट लगा के आया हूँ। हाँ, ये कुछ सही हुआ, और दबाओ। हाँ भाई, अब दिख रहा है क्या? यस सर। अब सही है, थोड़ा थोड़ा सा चलेगा काम। हाँ। हाँ भाई, कहाँ पर थे? और शौर्य, आज किसके साथ बैठे हो? साहिल। पायल? सर साहिल। साहिल, अच्छा। और साहिल कहाँ थे भाई? नहीं तो देख। है, आ ही नहीं रहे थे यार तुम। 2 दिन तो नहीं है, सॉरी। सर दो तबीयत खराब थी। तबीयत खराब हो गई थी, अच्छा। क्या हो गया था? तो वो एक वायरल फीवर। अच्छा, वही वाला। हाँ। वो जो चल रहा था कई सालों से। यस सर। तो क्या शौर्य को निपटाओगी क्या अब? अच्छा। और भाई इंदिरापुरम में क्या हाल है भाई? तारुष, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। यस सर। हाँ, शाबाश। सही हो। बढ़िया। और वो जो तुम्हारे बगल में बच्चा बैठा है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर पलाश। हैं? पलाश। पलाश। हाँ। पलाश। पलाश, कैसे हो तुम? सर बढ़िया। हमने सोचा कल की क्लास के बाद तुम शायद नहीं आओगे। जूनियर। पता नहीं, हमने सोचा कि तुम्हें हो सकता है कुछ अजीब सा लगा हो, कि अजीब माहौल है यार। तो यार आज भी उधर ही आना था मुझे क्लास के लिए, लेकिन आज भी नहीं आ पाया, क्योंकि आज भी आगे की कुछ क्लास थी, तो कुछ पीपीटी वगैरह बनानी थी। लेकिन पलाश, तुमसे मुलाकात करने आएंगे यार, कल वल में 1-2 दिन के अंदर जो है। ठीक है सर। हाँ। तो और नोएडा में आ गए भाई, पब्लिक सारी आ गई। नोएडा में कुछ लोग, विकास तो शायद ऑनलाइन है, प्रिंस भी आज ऑनलाइन है, निहारिका तो ऑनलाइन रहती हैं। चलिए ठीक। और माही नहीं दिखाई दे रही आज। अरे ये लोग तुम्हें, हमें लग रहा है ऐसे ही पीछे करते करते खंबे अम्बे के पीछे बैठा देंगे, ये लोग सही नहीं है, तुम आगे की तरफ बैठा करो, कहाँ चक्कर पड़े, ये सब बहुत नंबर ही। लेकिन आज साहिल से दूर रहो सब लोग, थोड़ा सा। हाँ, पता नहीं शौर्य तुमने इसको क्यों चिपका के रखा है बे, तो पता नहीं है कि ये छुआछूत की बीमारी है। अब देखो उसको निपटाएगा। हाँ, तो आज क्या करना है भाई? कल कल वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कर लिया था तुम लोगों ने, रिवाइज किया किसी ने घर पे? यस सर। ना, तो उसमें अल्टीमेटली यही निकल के आया है कि अगर आपको किसी भी एटम का या आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 2-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो बढ़ती हुई एनर्जी का सीक्वेंस याद करना है। और उसको याद क्या करना है, मतलब ठीक है वो हमने उस तरह करके बना के देख लिया था, तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी हो तो आप उसको बढ़ती हुई एनर्जी के सीक्वेंस में फिल कर दीजिए। और फिर हुन्स का रूल, और फिर जो हमारा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखकर। उसमें जो काम की एक बात थी, जनरली बच्चे गलत करते हैं, वो यही है कि जब आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो जनरली बच्चे सोचते हैं कि आयन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने भर देते हैं। ये सही नहीं है यार, क्योंकि आयन पहले नहीं बनता है, पहले तो एटम होता है।
उस एटम में से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वो कैटायन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन तो पहले उस एटम का लिखा जाएगा और उसके बाद उसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले बाहर का शेल खाली होगा और फिर अंदर का शेल खाली होगा। ये सब लोग इस बात को समझ गए थे कि नहीं? यस सर। क्योंकि जनरली बच्चों को दिमाग में ये आता है कि भाई ये चक्कर क्या क्या बेकार की बातें कर रहा है। आयरन +2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसमें बुराई क्या है कि आयरन +2 में 26 में से 2 निकल गए, यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए। इसमें क्या नया ड्रामा है? ड्रामा यह है कि 24 की फिलिंग नहीं हुई थी। आयरन +2 तब बना होगा जब 26 भरे हुए होंगे और उसमें से 2 निकले होंगे। ये वाली बात सब लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। तो जब भी कभी किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को मत देखिएगा। आप सबसे पहले उस एटम को लिख दीजिए कायदे से और उसके बाद जितने निकालने अपना धीरे से निकाल दीजिए। और निकालते वक्त आप ऑफ बाउ के चक्कर में मत पड़िएगा। निकालते वक्त सिर्फ एक ही रूल काम आएगा, पहले बाहर की शेल खाली होगी और फिर अंदर की शेल खाली होगी, बात खत्म। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी में जैसे हमने बात की थी, हम इस टॉपिक पर भी 1 घंटा लगाएंगे। हम करेंगे ये वाली बात जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन से मुलाकात करने जाएंगे और जब वो बताएगा कि भाई मेरी वेव इक्वेशन ये है, तो उस वेव इक्वेशन को देखकर वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में एग्जिस्ट करता है, किस लोकेलिटी में एग्जिस्ट करता है, किस कमरे में एग्जिस्ट करता है, हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम इस बारे में भी बात कर लेंगे। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड जो कुछ कर्व्स वगैरह होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब कुछ समय के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद करेंगे ताकि थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ जाएं। अब इसी में थोड़ी सी एक जो मेन बात आगे बढ़ानी है वो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने एटम का मान लीजिए लिखना सीख लिया, तो क्या मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर किसी भी एलिमेंट के पीरियड को या उसके ब्लॉक को या उसके ग्रुप को प्रिडिक्ट कर सकता हूं? तो मैं यहां पर अब नए एक पोर्शन पर स्विच कर रहा हूं जिसमें हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट हो तो उस एलिमेंट के आपके कॉन्फ़िगरेशन को देखकर क्या मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि वो एलिमेंट मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड को बिलोंग करता है या किस ग्रुप को बिलोंग करता है या किस ब्लॉक को बिलोंग करता है? तो मैंने कहा ये किया जा सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर वही है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुमने सीख लिया है कि 1s के बाद 2s भरता है, 2s के बाद 2p भरता है, 2p के बाद 3s भरता है, सो ऑन। आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना सीख गए। फिलिंग करना जब सीख जाएंगे तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट किस पीरियड को, ब्लॉक को या ग्रुप को बिलोंग करता है। तो कोई समझा, कोई बता सकता है कि अगर मुझे कभी ये निकालना पड़े कि फलाना साहब जैसे आयरन है तो आयरन किस पीरियड को बिलोंग करता होगा, आप ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, या ब्लॉक को या ग्रुप को? कोई बता सकता है इस बात को? सर उसका एन लिख के, कौन से मतलब नंबर ऑफ शेयर कौन सा उसका, उसके लास्ट टर्म में। यानी जब कभी भी आपको पीरियड प्रिडिक्ट करना है, ये मैं लिख के अभी तुम्हें दे भी दूंगा, अगर आपको कभी भी किसी एलिमेंट का पीरियड, ये फड़फड़ा कौन रहा है यार? प्रिंस क्या तबेले में बैठे हो क्या? प्रिंस बेटा म्यूट हो जाओ। नो सर, कहीं बेटा कौन के लिए बोल रहा है? हाँ, इसको म्यूट कर लो, जब हम लोग आपस में बात करेंगे तब अनम्यूट कर लेना। हाँ शाबाश, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हमें किसी पीरियड को प्रिडिक्ट करना हो तो सबसे पहले उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाए। पलाश, ये बात समझ में आ गई कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाली? अच्छा, जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा, यानी जो उस एलिमेंट का वैलेंस शेल है, वो प्रिडिक्ट करिए। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? वैलेंस शेल जो होती है वो होती है आउटर शेल। जो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ी वाली शेल है, आउटर शेल, वो जो भी नंबर की होगी वही आपका पीरियड बन जाए। अब इसमें ना जल्दबाजी में गलती होती है। गलती क्या होती है? बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और बिल्कुल आखिरी वाली शेल को देख लेते हैं कि भाई ये आखिरी वाली शेल का नंबर 3 है तो इसका मतलब वो 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। अरे भाई, इस बात का ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि आखिरी वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आखिरी वाली शेल तो 3 दिखती है, लेकिन उससे पहले 4th शेल भरी होती है। बात समझ लो, क्योंकि कल भी हमारी बात हुई थी कि 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है। याद है ये वाली बात? यस सर। तो कहीं ऐसा ना हो कॉन्फ़िगरेशन लिखते 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 आपने 4s को भरा, 4s के बाद आप 3d पर आ गए और आपने देखा अरे 3d लास्ट वाली शेल 3 है तो आपने पीरियड 3 लिख दिया। ये भी देख लेना कि कहीं उससे पहले 3 से बड़ा वाला कोई शेल तो नहीं भरना शुरू हो गया। इस बात का ध्यान रखना। यानी जल्दबाजी में सिर्फ आखिरी वाले आदमी को मत देखना, उससे पहले की भी कुछ शेल्स को देखना। जो सबसे बड़ी शेल होगी वही आपका पीरियड होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे सिंपल एकदम बात करूं तो, हालांकि ये लिख के भी तुम्हें दे देते हैं, ये लिखा भी हुआ है, तुम चाहो तो उसको एक बार देख भी सकते हो।
यहां पर देखो लिखा है कि अगर आप प्रिडिक्ट करना, ये दिखाई दे रहा है भाई तुम लोग को? यस सर। तो जैसे अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि भैया ये हमारा पीरियड कौन सा है, तो इसमें साफ लिखा गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो हमारी शेल है ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिसाइड करेगा कि आपका पीरियड कौन सा। अभी हम एग्जांपल ले लूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी पीरियड कौन सा, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो जो आपका वैलेंस शेल होगा, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वो आपका पीरियड बन जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मान लीजिए वो मुझसे पूछता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब छोड़िए, मुझे बताइए ये आदमी किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल मान लीजिए मेरे पास 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 25वां इलेक्ट्रॉन आप जिस सबशेल में फिल करने जा रहे हैं वही आपका ब्लॉक बन जाए। यानी अगर 25वां इलेक्ट्रॉन आप डी में भरने जा रहे हैं तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी में भरने जा रहे हैं वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस में भरने जा रहे हैं वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मैं भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे ही बोल लेते हैं, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आगे चलते 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 4s2 3d6 बनता, यानी पहले 4s2 आ गया और 4s2 के बाद 3d6 आ गया। मैं भी एग्जांपल लूंगा। ठीक, तो अगर 4s2 के बाद 3d6 आ गया तो पहली बात तो आप वैलेंस शेल देखेंगे तो 3 मत बोलिएगा, हालांकि 3d बाद में भरा, लेकिन वैलेंस शेल कौन सी होगी? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ बड़ी नंबर की है। बात समझे? यानी अगर वो कहता है आयरन का पीरियड कौन सा है, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा भाई 4s2 3d6 है, तो 4 वाली शेल बड़ी है, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का आदमी। लेकिन जो 26वां इलेक्ट्रॉन है वो 3d6, वो 6th इलेक्ट्रॉन है 26वां, जो किस ब्लॉक में गया है, किस सबशेल में गया है? डी में। इसलिए आयरन किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक। क्लियर है? यस सर। मैं अभी एग्जांपल और लेता हूं, अभी समझ में आएगी बात। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि आप किस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले इन दो को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले इन दो को क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल लिख के यहीं समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन इज 26। अब 26 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए ये जो साहब है ये किस पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको पकड़ लीजिए, और सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एकदम साफ दिखाई दे रहा है, वो चौथा। इसका मतलब जो इस आयरन के कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंस शेल होगी वो फोर्थ शेल होगी, और वो फोर्थ शेल की वजह से इसका जो पीरियड तैयार होगा वो क्या बन जाएगा? इसका पीरियड बन जाएगा फोर्थ। क्लियर? यस सर। अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये और बता दीजिए किस ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो मैंने कहा देखिए ब्लॉक के चक्कर में तो कोई झंझट ही नहीं है, जो 26वां इलेक्ट्रॉन जहां घुस गया बस वही, वो लोकेलिटी कौन सी है जहां 26वां इलेक्ट्रॉन घुसा। मैंने कहा देखिए ऐसा है, यहां तक तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बचे ये 26, यानी ये जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो डी लोकेलिटी में है, और अगर वो छठा इलेक्ट्रॉन डी लोकेलिटी में है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसका जो ब्लॉक बनेगा वो डी ब्लॉक बनेगा। बताओ यहां तक भी समझ में आई बात? यानी ब्लॉक को देखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जहां घुसा है वही आपका ब्लॉक। लेकिन पीरियड को देखते वक्त ये बात देखना कि वो आखिरी वाला नंबर कौन सा है। पीरियड को देखते वक्त ये देखना कि पूरे खेल में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा, दैट विल बी पीरियड। तारुष ठीक है बेटा? ठीक, अच्छा तीसरी बात करते हैं। वो कह रहा चलिए सर अगर ब्लॉक भी निकल गया तो फिर ग्रुप कैसे निकालते हैं आप? तो मैंने कहा देखिए ऐसा, अगर ब्लॉक निकल गया तो ग्रुप निकालने के थोड़े से झंझट हैं। झंझट क्या है? अगर ब्लॉक निकला वो एस आया, वो डिपेंड करता है, आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक कौन सा है। तो मान लीजिए वो ब्लॉक एस आया, तो अगर वो ब्लॉक एस आया तो ग्रुप निकालने का अलग तरीका है, अगर वो ब्लॉक पी आया तो ग्रुप निकालने का अलग तरीका है। तो मैंने कहा ठीक है एक एक करके दोनों तरीके बता दीजिए। अगर एस ब्लॉक को आप बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप है, बात खत्म। जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आप, लेकिन तब जब आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करेंगे तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप बन जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहीं पर एक एग्जांपल और डाल देते हैं। मान लीजिए सोडियम की कहानी चल रही, सोडियम कह रहा है भाई साहब मैं 11 होता हूं। मैंने कहा ठीक है अगर आप 11 हैं तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपका 11। अब जल्दी से बताओ इसका पीरियड कौन सा होगा? तो हमने कहा सर सबसे बड़ी शेल पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी शेल कौन सी है? थर्ड शेल। तो इसका मतलब सोडियम हमारा थर्ड पीरियड को हो गया, बात खत्म हो गई। तो इसका पीरियड प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पीरियड विल बी थर्ड। चलिए ठीक है। फिर वो कह रहा है जरा एक बार ब्लॉक के बारे में और बता दो। हमने कहा देखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 11वां एस के अंदर गया तो पक्का ये एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। यानी ये हमारा जो सोडियम है ये एस ब्लॉक का आदमी हो गया। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। फिर वो कह रहा है एक बार इसके ग्रुप के बारे में और बात कर लीजिए। चलिए ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एस ब्लॉक के हैं तो वैलेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी ग्रुप।
अब वैलेंस शेल कौन सी होगी? थर्ड शेल। Yes, sir. और Yes, थर्ड sir. शेल में सारे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। तो इसका मतलब sir. जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप है, आप पहले ग्रुप को बिलोंग करेंगे। बात समझे? Yes, sir. लेकिन ये कहानी तब होगी जब आप एस ब्लॉक के आदमी, अगर आप एस ब्लॉक के आदमी नहीं है तो ये रूल काम नहीं आएगा। इसलिए ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स डिसाइड करने के रूल बनाए गए। सबसे पहले ब्लॉक पीरियड निकाल लिया, वो हमें समझ में आ जाएगा। ब्लॉक निकाल लिया, वो तो सबसे आसान तरीका है, वो आखिरी वाला जहां पड़ा होगा वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक देखकर डिसाइड करना ग्रुप कौन सा। तो अगर आपको लगता है वो एक ऐसा आदमी है जो एस ब्लॉक के अंदर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी नंबर ऑफ, विल बी द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। ठीक। अगर आप पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के अंदर गया हो, तो वो आप पी ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। तो अगर आप पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो आपका जो ग्रुप निकल के आएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 और जोड़ के निकल के आएगा। यानी अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो ग्रुप का जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। लेकिन अगर आप पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो जो ग्रुप का नंबर होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करके निकाला जाएगा। मान लीजिए मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आप 4 और 10 और जोड़ दीजिए, 14 हो गया। 7 है तो 7 में 10 और जोड़ दीजिए, 17 हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप कैलकुलेट करना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड करके निकालना हो। इसी तरह से अगर आप डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो डी ब्लॉक को बिलोंग करने वाले लोगों का जो ग्रुप निकल के आएगा वो वैलेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आप पेनल्टीमेट डी इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर दीजिएगा। पेनल्टीमेट डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जस्ट उस वैलेंस शेल से जो पहले वाला शेल का डी है उसको और जोड़ दीजिए। मैं अभी समझाता हूं इस बात को। जैसे आयरन का देखते जरा, ये बताओ आयरन वाला हमारा किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को बिलोंग करने वाले आदमी का अगर आप ग्रुप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या तरीका बताया गया है? जितने भी आपके नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ इस आयरन का वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ। Yes, sir. फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 में, ये तो हो गया 2 में ऐड करिए पेनल्टीमेट डी के इलेक्ट्रॉन्स। पेनल्टीमेट डी का मतलब क्या होता है? अगर फोर्थ शेल आपकी आउटर शेल है तो जो पेनल्टीमेट शेल होगी जस्ट अंदर वाली वो होगी थर्ड। क्लियर? पेनल्टीमेट का मतलब होता है जस्ट अंदर। तो फोर्थ शेल अगर आपकी सबसे बाहर है तो जस्ट अंदर वाली शेल कौन सी हुई? थर्ड। तो उस थर्ड के डी में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दीजिए, बस बात खत्म। यानी वैलेंस शेल में, यानी एस में, 4s में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें आप 3d के जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड कर दीजिए। यानी पेनल्टीमेट डी वाले जितने हैं वो ऐड कर दीजिए। यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1d वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए आप, n-1d वाले सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ये ऐड कर दीजिए। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आप जस्ट पहले वाले डी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए, आपको इसका ग्रुप मिल जाएगा। अब अगर आयरन का ग्रुप कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस आपका वैलेंस शेल हो गया, उसमें कुल मिला के 2 ही आदमी हैं, 2 में पुराने डी के इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, और पुराने डी वाले 6 हैं, क्योंकि 4 का पुराना कौन हुआ? 3, तो 3 के डी में 6 है, तो 6 और 2 8। हमारा आयरन 8वें ग्रुप को बिलोंग करेगा। कुछ समझ पाया बात? Yes, sir. ये तब होगा जब आप डी की बात करेंगे। अगर आप पी की बात करते हैं तो जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा। अगर आप डी की बात करते हैं तो जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें पेनल्टीमेट डी वाले ऐड कर दीजिएगा। और अगर आप एस की बात करते हैं तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप है, इसमें सोचना ही नहीं। एफ ब्लॉक के बारे में इसलिए कोई बात नहीं करते, तुमने देखा होगा एफ ब्लॉक को वैसे बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मुझसे ग्रुप और पीरियड्स और इनके प्रोडक्शन के बारे में बात करनी है तो मुझे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. अब तुमसे एक दो जल्दी जल्दी पूछ लेते, तुम फटाफट आंसर बता दो, खत्म करो बात ताकि आगे बढ़ें। जल्दी से बता दो यार। कैल्शियम का बता दो और सारी चीजें, सिल्वर का बता दो सारी चीजें, और कौन सा ले लें? क्लोरीन का बता दो सारी चीजें। चलो इन तीनों का ही बता दो, बात खत्म करो, फिर आगे कुछ और पढ़ेंगे। कैल्शियम का, सिल्वर का और क्लोरीन का। एक और कर लेते हैं, कोई और ले लेते हैं। क्रोमियम का भी ले लेते हैं। क्रोमियम का ले लेते हैं 24। सबसे पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन से ही काम चल जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन जो है तुम्हें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो माही बताएगी कैल्शियम का। बताओ माही। माही आज ही बताना बेटा।
85%। सही कॉन्फ़िगरेशन सोच रहे इतना, 20 क्या कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कम से कम कुछ तो याद कर लो ना, मतलब जैसे कुछ शुरू वाले तो याद ही कर लो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके कुछ ज्यादा। पीरियड तो 4 है। नहीं नहीं पीरियड नहीं, तुम पहले कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बिल्कुल सही है। अब बताओ तुम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। अब ग्रुप क्या क्या है? पीरियड तो 4 है। पीरियड आपका 4 है, बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर ब्लॉक बता दो। ग्रुप सेकंड। पहले ब्लॉक बताएंगे ना। हाँ ब्लॉक को एस ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक को देखकर ही आप ग्रुप डिसाइड करोगी ना। यस। हाँ तो ब्लॉक हमारा एस ब्लॉक आ रहा है क्योंकि आखिरी 20वां इलेक्ट्रॉन हमारा एस के अंदर घुसा, तो ये एस ब्लॉक हो गया, बिल्कुल सही है। और एस ब्लॉक के आदमी का जो ग्रुप होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। वैलेंस शेल हमारी चौथी है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ग्रुप की वैल्यू 2 हो गई, बिल्कुल सही कह रही। यानी कैल्शियम का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से कोई सिल्वर का भी बता दे। पलाश दोस्त सिल्वर का बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हो बेटा? अब थोड़ा सा लंबा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, आगे क्या आएगा? 5s2 ना, 5s1 4d10। भूल गए हाफ फील्ड फुल फील्ड? सर, उसके आगे अगर देख लेता उसके बाद लिख देता हूँ। ये गलत लिखा है सही लिखा है पहले ये बताओ। सर सही लिखा है। हाँ मतलब ये टोटल 47 हो गया ना, 2 2 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18 20 30 30 और 6 7, सही है 47 हो गया। ये हाफ फील्ड वाली बात याद है, कॉपर के जस्ट नीचे होता है, कॉपर के जस्ट नीचे सिल्वर होता है, और कॉपर हमारा होता है 4s1 3d10, याद है 4s1 3d10, तो इसके जस्ट नीचे वाला 5s1 4d10। ठीक ठीक है ना, तो ये हमारा सिल्वर हो गया। अब आपको जो निकालना सब निकाल लीजिए, खत्म हो गया। आदमी किस पीरियड का है ये, सिर्फ इसको मत देखना फोर्थ को, दूर तक देखना, दूर तक। सबसे बड़ा शेल 5वां, तो इसके अलावा आदमी जो है पीरियड आ गया हमारा 5वां। ठीक, तो इसके अलावा अगर आप इसका पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका पीरियड आ गया आपका 5वां, बिल्कुल सही है। और जहां तक ब्लॉक का सवाल है वो तो सोचना ही नहीं है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आखिरी 47वां इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है तो ये डी ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक आदमी का जब भी कभी ग्रुप निकालना होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में पेनल्टीमेट डी ऐड कर देते हैं। वैलेंस शेल 5वां है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही हैं, पेनल्टीमेट डी होगा। 5 का पेनल्टीमेट नंबर क्या होगा? 4। 4 का डी कौन सा होगा? 4d। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10, तो 10 और 1 11, यानी ये हमारा 11वां ग्रुप होगा। क्लियर? यस सर। इसी तरह से बाकी सबका निकाल लेंगे, समझो बात को। अब जैसे क्लोरीन कौन निकाल लेते, बस बात खत्म करो। अब क्लोरीन का है 17, 1s2 2s2 2p6 4s2 और 2p6 3s2 3p5, यही हुआ ना, ये आ गया। अब आप देख लीजिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप इसका पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी निकल आएगा, और ब्लॉक निकालना चाहते हैं तो भी निकल आएगा, और ग्रुप निकालना चाहते हैं ग्रुप निकल आएगा। निहारिका बेटा पीरियड बताओ जल्दी से। थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड हो गया, बिल्कुल सही कहा तुमने। ब्लॉक बताओ। पी ब्लॉक। बिल्कुल सत्य कहा। और ग्रुप बताओ। 17। क्यों? 5 to 7 plus 10। 5 + 2 7 + 10, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैलेंस शेल थर्ड है। ये देखिए थर्ड शेल, ये वैलेंस शेल है हमारा, आउटर शेल। और इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 और 5 और 2 7। और जब पी ब्लॉक का आदमी होता है तो वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 ऐड कर देते हैं। तो वैलेंस शेल में थर्ड है, थर्ड शेल में टोटल 5 और 2 7 लोग हैं, 7 में 10 ऐड कर देंगे तो ये 17वां ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा, शाबाश। सर डी ब्लॉक के ग्रुप कैसे बता सर, एक बार दोबारा से बताना। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है इसको, लेकिन याद रखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, ग्रुप एक तो अंग्रेजी है इसमें फालतू की, पेनल्टीमेट। और तुम इस तरह से मत समझो, ऐसे समझो कि वैलेंस शेल पहचान लोगे। यस सर। जैसे ये इस पूरे खेल में वैलेंस शेल कौन सी है? 5वीं। 5वीं सर। ठीक, तो 5वीं में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है सर। एक है, तो 5वीं में जितने हैं वो प्लस 5 से पहले वाले डी में जितने हैं वो जोड़ दो। 5 से पहला डी का नंबर क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? 5 से पहले वाले डी का नाम 4d। 4d।
तो 4D में जितने हैं वो जोड़ दो, तो 4D में कितने हैं? 10 सर। और ये एक इसके 10 और एक तो 11 11 सर। ग्रुप में, ठीक है सर। ठीक है ना। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें पेनल्टीमेट डी वाले ऐड करके आप इसके ग्रुप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सी कहानी। तो बहरहाल अब ये हो गया कि ऊपरी तौर पे हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर कभी भी पीरियड या ग्रुप वगैरह प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आइडिया लगाया जा सकता है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आते काम की बात पे। ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी खुद भी पढ़नी थी, तो मैं और वो शुरू किया तुम लोगों ने, वो लोथर मेयर और मैनलीव और ये सब जो है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो या तो मैं तुम्हें उसके कंटेंट लिख के दे देता हूँ स्लाइड्स के अंदर, और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी से तुम पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। तो तुम कहीं से कर सकते हो ये काम। यस सर। न्यूलैंड और ये सब पढ़ा है ना तुमने, मैनलीव, न्यूलैंड, मोजले, पता नहीं कौन कौन से बकवास आदमी 4-5 तरह की पीरियोडिक टेबल, जैसे हर बार ही होता है यार, शुरुआत कोई करता है फिर कोई करता है फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार होती है। तो शुरू में वो जो भी बकवास है कि वो सारे गामा के हिसाब से ऑक्टेव रूल लगता है, ये लगता है, तो वो शुरू में जो भी कुछ चीज अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो वो हम एक बार रीडिंग कर सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि वो समझा ना जा सके। तो एक बार शुरुआत में हमारे मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से आप उसके शुरू की जो कहानी होती है कि भाई कैसे पीरियोडिक टेबल बनाई गई, अब एटम्स के कैरेक्टर्स कैसे कैसे वेरी करते थे, कितने 7 के बाद 8वां नंबर का एटम जो होता था वो पुराने एटम को रिपीट करता था, ऐसे करके कुछ कुछ रूल्स बनाए गए थे अजीब से, तो उनको एक बार पढ़ लेना। ये कर लोगे सब लोग? करा था, कोशिश की थी? यस सर, एनसीईआरटी रीड कर ली। हाँ, नोएडा वाले बच्चे तुम लोग कर लोगे बेटा? ये आसान सा है, मतलब थोड़ा सा खुद से कर लो, आसान है एकदम। अच्छा, हम काम की बात से स्टार्ट करते हैं। ठीक, काम की बात क्या है? काम की बात ये कि यार ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। ठीक, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, रेडियस के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें इस पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेसिफिकली पढ़नी होती हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं, नॉर्मल ट्रेंड्स मतलब जैसे अगर मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी, अगर मैं आगे भागूंगा तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली, पता नहीं क्या क्या, ये जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं, ये नॉर्मल ट्रेंड्स किस फैक्टर या किन फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं। तो ब्रॉड, बहुत समझो एकदम ऊपरी तौर पे अगर सोचें तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन मॉडर्न ट्रेंड्स को या जो इन पीरियोडिक टेबल के जो प्रॉपर्टीज हैं आप इनके ट्रेंड्स को सेट करती हैं। वो आखिर ऐसा क्या चीज है जो आगे बढ़ने पर तुम्हारा रेडियस जो है वो बढ़ने लगता है या घटने लगता है, नीचे उतरने पर रेडियस बढ़ता जा रहा है, घटता है। ये जो ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स किस मेन चीज पर डिपेंड करते हैं, हम सबसे पहले वो समझना चाह रहे हैं, और वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से गवर्न होती हैं, और इनफैक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन प्रॉपर्टीज में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो एक्सेप्शनली प्रॉपर्टी शो करती है। यानी जैसे मान लीजिए आगे जाने पर तुम्हें पता है कि आगे जाने पर हमारा साइज जो है वो या ऊपर से नीचे उतरने पर हमारा साइज बढ़ता है, ऐसा सुना है तुमने? ऊपर से नीचे उतरने पर साइज बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे उतरने पर साइज नहीं बढ़ा, सपोज नहीं बढ़ा, तो ये नॉर्मल हुआ या एबनॉर्मल हुआ? ये एबनॉर्मल हो गया भाई। हमने पढ़ा था कि जैसे आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो आपका जो है वो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो जब आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो आपके शेल ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, तो जब शेल बढ़ते चले जाएंगे तो सर आप तो मोटे होते चले जाएंगे, आपका साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये क्या चक्कर हुआ सर, आप ऊपर वाले के बराबर है, ये क्या चक्कर है? ऊपर वाला मोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आपको मोटा होना चाहिए, लेकिन आप और ऊपर वाले का साइज कैसे बराबर हो गया? तो ये नॉर्मल नहीं है। अब जहां नॉर्मलिटी आएगी उस चीज को भी एक्सप्लेन करने कौन कूद के खड़ा हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में तमाम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है लॉजिकली। पीरियड में जब आप आगे बढ़ते हैं, पीरियड में आगे बढ़ा जाता है लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे गिरा जाता है? पीरियड में लेफ्ट से राइट सर। लेफ्ट से राइट चला जाता है सर। पीरियड ऐसे होते हैं, बात समझ लो, पढ़ लेना इस बात को। और ग्रुप ऐसे समझ लो बात को। तो अगर आप पीरियड में चल रहे हैं तो आप गिर नहीं रहे हैं, पीरियड में आप चल रहे हैं लेफ्ट से राइट। और ग्रुप में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप गिर रहे हैं, बात समझ लो कि नहीं? यानी ग्रुप में आगे बढ़ने का मतलब नीचे गिरना, और पीरियड में आगे बढ़ने का मतलब लेफ्ट से राइट मूव करना। तो जो पीरियड में आप लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करते हैं तो बस सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है उसको सबको डिफाइन कौन करने आके खड़ा हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ग्रुप में नीचे उतरने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं करता। ग्रुप में नीचे उतरने पर किसी भी प्रॉपर्टी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन नहीं करता। लेकिन अगर लफड़ा हुआ, लफड़ा समझते हो, एबनॉर्मल, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कूद के आगे खड़ा हो जाएगा, मेरी वजह से लफड़ा।
यानी पीरियड में आगे बढ़ने पर सब कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा कि मेरा साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मेरा साइज घट रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ग्रुप में नीचे उतरने की बात करते हैं तो नॉर्मल जो ट्रेंड्स हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। नीचे उतरने पर साइज बढ़ता जा रहा है, किसी और वजह से बढ़ रहा है, इसका ईएनसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर साइज न बढ़ा तो कूद के कौन खड़ा होगा इस बात को एक्सप्लेन करने? ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ समझ पा रहे हो बात को? तो मुझे Yes, sir. इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अब थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, इसमें तो एक चीज वैसे ही समझ में आ रही है कि न्यूक्लियर चार्ज तो फिक्स चीज है, इसमें इफेक्टिव वर्ड लगाने का क्या लॉजिक बनता है? मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का जो भी चार्ज है, और न्यूक्लियस का चार्ज कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन डिसाइड करता है। तो हमें ये पता है कि किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो उसका न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेंगे। 10 प्रोटॉन है 10 होगा, 20 होंगे 20 होंगे। लेकिन ये इफेक्टिव वर्ड क्या है? मतलब अरे जो है वो है, उसमें इफेक्टिव क्या? इफेक्टिव वर्ड जो होता है ये न्यूक्लियस के चार्ज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन उस आदमी के रेस्पेक्ट में, जो जिस आदमी से आपने पूछा कि ये बताइए आपके हिसाब से सेंटर पर या न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स रखें, ये आप बताइए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एक एटम, उस एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में मान लीजिए 11 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक? सोडियम से मैंने पूछा कि भाई ये बता तेरे सेंटर में कितने प्रोटॉन्स, तो सोडियम क्या जवाब देगा? सोडियम कहेगा भाई ऐसा मेरे पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो सेंटर पे 11 प्रोटॉन्स, ठीक। फिर मैंने सोडियम से पूछा तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? कह रहा जी बेवकूफ आदमी हो, एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी सोडियम ने बोला मेरे पास 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने अपने हिसाब से जब न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखा तो मुझे 11 प्रोटॉन्स दिखाई दिए। दैट मींस द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम शुड बी 11 प्रोटॉनिक चार्ज। क्लियर मेरे Yes, sir. हिसाब? फिर मैंने धीरे से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से पूछा। कौन सा बाहर वाला? 11वां। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल? 11। तो मैंने 11वें वाले से पूछा, जो सबसे बाहर था, 3s1 वाले से पूछा, यार ये बताओ सेंटर में कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रखे तुम्हें पता है? तो वो ऐसे करके देखे, ऐसे करके झांक के देखे, कहेगा लग रहा है 2.5 रखे हैं, 2.5। हमने कहा 2.5? पागल हो गए हो क्या? अभी तो देख क्या है, 11 प्रोटॉन रखे, तुम्हें 2.5 दिखाई दे रहे हैं। कहते देखो ऐसा तुमने जवाब पूछा था, हमने जवाब दे दिया, बकवास मत करो। तुमने हमसे ये पूछा तुम्हें कितने लगते हैं प्रोटॉन, मैंने 2.5 नाम दे दिया, बात खत्म। मुझे 2.5 लगते हैं, मैंने बता दिया। फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब 11 रखे हैं तो साले को 2.5 क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सर कैंसिल हो। क्योंकि उसको जो फील हो रहा है वो उसे बता दिया। Yes, हमने sir. कहा तुम्हें क्या फील हो रहा है? कह रहा है यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, बस। मैंने कहा नहीं दोस्त, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कह रहा नहीं यार मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2 ही लोग मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जो लग रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, सेंटर में कितने प्रोटॉन्स रखे हैं, एक्चुअली यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानी जाती है। समझो बात को। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज एक फिक्स वैल्यू होती है। भाई न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कितना होता है? 11। इसमें क्या सोचना है? कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता। सर वो तो जो होता है वो होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रखे प्रोटॉन्स का जो चार्ज फील करता है, यानी जितने चार्ज से वो अट्रैक्ट होता है वही उस इलेक्ट्रॉन का या उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर किया जाता है। सब लोग इसको समझो। अब क्यों फीलिंग बदल रही है? रखे 12 थे, 11 थे, तुम्हें लगते 2, तो तुम ये झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वो अलग बात है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बट ये कि जो तुम्हें लगा दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये कुछ जो थ्योरी पार्ट होगा वो तुम्हें लिख के दे दूंगा, तुम आराम से इसको पढ़ा लेना, ठीक? तो लेकिन हम काम की बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों चेंज हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो ये जो न्यूक्लियस है जिसमें मान लीजिए 11 प्रोटॉन्स रखे हैं, अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो 11वां इलेक्ट्रॉन, इसको जो भी न्यूक्लियस का चार्ज फील होगा दैट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब तुम्हें ये सिर्फ सोचना था कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो चार्ज इसको फील हो रहा है वो वही तो होना चाहिए जिसने जो प्रोटॉन रखे गए। अगर 11 प्रोटॉन रखे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यही लगना चाहिए कि मैं 11 प्रोटॉन्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि 11 प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन इसके बीच में भी तो कुछ प्रोटॉन्स रखे हैं। जैसे ये 2 हो गए, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तुमने देखा होगा ये ऐसे करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 281 यही होता है ना सोडियम,
8 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी वाला, इससे अगर आप पूछें कि क्या चार्ज महसूस करते हो, तो क्या बोलेगा कि एक तो मुझे प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और साथ में मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी तो कर रहे हैं, तुम देख रहे हो कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल भी तो करेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कुछ कम हो जाएगा ना। थोड़ा सा अकल लगाना, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं बीच के सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं तो ये कितने कितने प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट करेंगे? 11। और अगर इसको 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से न्यूक्लियस कितने रखे, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स रखे हैं? 11। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है भाई मुझे नहीं दिखता कि कितने रखे हैं, मैं तो सिर्फ ये फील कर रहा हूं कि मुझे 2 लोग खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 11 लोग खींच रहे हैं, इनमें से कुछ लोग इसको रिपेल भी कर रहे हैं, यानी अल्टीमेटली ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का एक शील्डिंग इफेक्ट है, और उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में उतनी शिद्दत से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जितने शिद्दत से होना चाहिए था। सो दिस इज द शील्डिंग ऑफ inner electrons, or due to this shielding the effective nuclear charge of any atom will be less than the actual nuclear charge of the atom। यानी जब कभी तुम्हें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो एक्चुअल Z में से, Z समझ लो, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से आपको सिग्मा माइनस करना पड़ता है। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा वो इफेक्ट है जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, जो उसको अट्रैक्ट होने से बचा रहे हैं, जिसको शील्डिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। सब लोग इसको पहले समझने की कोशिश करो, इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं है, तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम सब ये बात जानते हो। बहुत सीधी सी कहानी है कि अगर मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से पूछूं कि कितने लोग तुम्हें खींच रहे हैं, तो वो क्या जवाब देगा कि भाई ऐसा है, कुछ मुझे खींच रहे हैं, कुछ मुझे धकेल रहे हैं। तो इफेक्टिवली जितने लोग मुझे खींच रहे हैं, दैट विल बी द माई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है सर, फेंकने वाले लोग ज्यादा रिपेल कर रहे हो और अट्रैक्शन कम हो जाए, ये हो सकता है? हो सकता है सर। कभी नहीं हो सकता, गजब आदमी, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एटम का पार्ट है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ना, तो बाहर से ना निकल जाए। गजब गजब लल्लू आदमी हो। हम ये कह रहे हैं ये हो सकता है कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, समझ, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता सर रिपल्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन, ये कभी नहीं हो सकता। बात समझो, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन वो एटम में रहेगा क्यों, जब रिपल्शन ही ज्यादा बाहर नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब युवा सर ये तो कंफर्म है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू निकल के आएगी वो Z में से सिग्मा को माइनस करके निकल के आएगी, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगी, ये नेगेटिव नहीं होने वाली। ये फर्क है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर एक्चुअल चार्ज मान लीजिए 11 है तो ये हो सकता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स या जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, अगर ये इफेक्ट हम कैलकुलेट कर सके तो मैं किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी अगर मैं ये बता दूं तुम्हें, ये जो बीच के 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बीच के 10, बीच के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हें 5 यूनिट से बचाते हैं, 5 यूनिट से बचाते हैं, तो एक्चुअल चार्ज कितना है? 11, और वो तुम्हें शील्ड कितना कर रहा है? 5 यूनिट से। तो 11 माइनस 5, तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6 होना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है मुझे शील्ड कितना कर रहे हैं। अगर वो शील्डिंग निकालनी आ गई मुझे, तो मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूं। अब कुछ कुछ जगहों पर किया जा सकता है काम, हम वो करके देख लेते हैं अभी। लेकिन सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चल रहा, और इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों पिक्चर में आता। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर मैं इस एटम से ये पूछता कि तेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, ठीक, और इसी के बगल में एक और एटम रखा है, उससे पूछता हूं कि तेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। सोचो अगर ये वाला एटम ये बोलता है कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका साइज छोटा होना चाहिए, इसका साइज बड़ा? थोड़ी सी अकल लगाओ। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे कि मैं पीरियड में, तुम समझ लो, ये ऐसे चलेंगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है लेफ्ट से राइट चल रहा है, ठीक। तो अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं किसी भी एक पीरियड में, और ऐसे करके आगे बढ़ रहा हूं लेफ्ट से राइट ऐसे, ठीक, मैं आगे चल रहा हूं। अब हो क्या रहा है, जो पहला वाला आदमी मुझे मिला, मैंने उससे पूछा, हाँ भाई दोस्त तेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? कह रहा कुछ है, ठीक। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा तुम्हारा? कह रहा मेरा ज्यादा है। मैं और आगे गया, मैंने कहा तुम्हारा? कह रहा मेरा उससे भी ज्यादा है। अब तुम सोचो, अगर आप पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है? यस सर। तो जिसकी वजह से उसका साइज कम नहीं होना चाहिए, एटम का साइज, और एटम का साइज वो कम होना चाहिए।
यानी अगर आप पीरियड में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सपोज बढ़ रहा है, अभी मुझे पता नहीं बढ़ रहा है कि नहीं, मैं देखता हूं अभी, वो सपोज बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आगे जाने पर आपका साइज पक्का घटता चला जाएगा, और साइज के घटने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल साफ तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाएगा आपको कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर एटम्स का साइज क्यों घटता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों बढ़ रहा है हम इस बारे में अभी सोचते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आगे बढ़ने पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका साइज घट सकता है। अगर आगे बढ़ने पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा होता तो आपका साइज बढ़ रहा होता। यानी आगे बढ़ने पर आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को प्रिडिक्ट करके मैं आपके साइज का आइडिया लगा सकता हूं, मैं तमाम प्रॉपर्टीज का आइडिया लगा सकता हूं। कुछ समझे बात को? यस सर। सबके समझ में आया? अच्छा, अब जरा Yes, sir. सोच के और अकल लगाते हैं। तुम्हें बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक, कि भाई ये बता तुझे जो है कितने लोग कितने तरह से कितने ये जो बचे हुए 10 लोग हैं वो तुम्हें कितना शील्ड कर रहे हैं, ताकि मैं शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेट कर सकूं। तो तुम थोड़ा सा सोच के बताओ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कंसिडरेशन में जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, मतलब जिससे मैं पूछ रहा हूं, उसके उसी शेल में और भी दोस्त हो सकते हैं कि नहीं उसके उसी शेल में? मतलब इसकी बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसी जनरल बात कर रहे हैं कि जिस आदमी से आप मुलाकात करने गए, क्या तुम्हें लगता है कि उस शेल में वो आदमी अकेला होगा, या तुम्हें लगता है उस शेल में और भी उस तरह के आदमी हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, मतलब दैट डिपेंड्स कि आपने किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, ठीक। हाँ, सोडियम की बात अगर आप कर रहे हैं तो सोडियम के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सर, लेकिन अब कोई और भी तो ऐसा हो सकता है ना जिसके आउटर शेल में सोडियम के मतलब उस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन भी हो। ठीक ठीक। अच्छा, सोच के जवाब देना। उस आदमी से जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसके अलावा भी शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस उसके अंदर के शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस और अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम बताओ उस आदमी को जो उसी शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या ज्यादा शील्ड करेंगे, या जो अंदर की शेल के लोग हैं वो उस आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज्यादा शील्ड करेंगे? सोच के बताओ। या फिर ऐसे पूछते हैं, क्या शील्डिंग हर जगह सेम होगी? मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है और जो इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, या इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, या अंदर वाले की शील्डिंग, ये सब सेम होगी। और मान लीजिए यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता सपोज, तो तुम बताओ इसकी बात इससे हो रही है, ठीक, इसके ऊपर इसकी शील्डिंग होगी कि नहीं? यस सर होगी। अच्छा, इसकी शील्डिंग यस सर। और अंदर वाले की, तो क्या बराबर होंगी शील्डिंग? हमेशा हर आदमी की शील्डिंग एक आखिरी इलेक्ट्रॉन पर बराबर होती है? इसमें देखो केमिस्ट्री मत लगाओ, देखो तुम केमिस्ट्री लगाओ तो समझ ही नहीं पाओगे, तुम अपनी अकल लगाओ ना यार। इसमें बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से इन सब चीजों के बारे में डिस्कस, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि कौन मुझे बचाएगा, कितना बचाएगा, ये चीज इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि तुम मेरे बगल में खड़े हो, कि मेरे नीचे खड़े हो, कि मेरे आगे खड़े हो, या फिर सब लोगों की शील्डिंग एक जैसी होती। सर सर शील्डिंग एक टाइप का फोर्स ही है ना, रिपल्शन फोर्स। हाँ, मतलब टेक्निकली तो यही है कि वो शील्डिंग इसलिए आ रही है क्योंकि न्यूक्लियस खींच रहा है और मैं रिपेल कर रहा हूं, तो एक तरह से मैं आपको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड कर रहा हूं। पास समझो, दिस वर्ड इज शील्ड, दैट शील्डिंग इफेक्ट इज जो वो जिसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अब मैं अगर उसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो मेरे बगल वाला आदमी मुझे ज्यादा बचाएगा, या मेरे अंदर वाले आदमी मुझे ज्यादा बचाएंगे, या और अंदर वाले आदमी मुझे ज्यादा बचाएंगे? ये कैसे, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? एटम चूंकि बहुत छोटा होता है तो ज्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं आएगा इनमें। देखो उल्टी सीधी बातें मत करो। अंदर वाला थोड़ा ही कर कुछ। पलाश क्या सर, कहता है दोस्त? ऐसे ही जनरल सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा थोड़ा तुम्हें आंसर ही देना है, मतलब थोड़ा आपस में डिस्कस करते हैं ऐसे ही। क्या लगता है सब बराबर है सर? इस आदमी को जितना ये वाला बचाएगा उतना ये वाला बचाएगा, उतना ये वाला बचाएगा, अंदर वाला बाहर वाला सब बराबर बचाएंगे? या फिर नहीं सर, ये वाला ज्यादा बचाएगा वो कम बचाएगा, ऐसे? या शील्डिंग अलग अलग तरह की, हर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अलग अलग तरह से होनी चाहिए? अंदर वाले ज्यादा बचाएंगे। है तारुष, क्या कहते हो? अंदर होगा सर वो ज्यादा बचाएगा। जो अंदर होगा सर। मतलब जो इसके साथ वाला है कह रहे हो? सर अंदर। जो अंदर वाला है वो ज्यादा बचाएगा, साथ वाला कम बचाएगा। पलाश तुम भी यही कह रहे हो? साइड वाला होना चाहिए। साइड वाला ज्यादा बचाएगा। अच्छा साइड वाला जगह बताना। अच्छा, ऐसे सोच के बताओ जरा। सामने मैं जैसे मैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक, और आगे जो है एक आदमी बंदूक लेके खड़ा, ठीक, सपोज वहां बंदूक लेके खड़ा, ठीक, और रास्ते में कुछ मेरे दोस्त हैं, 1 2 3 ऐसे, और एक दोस्त मेरे बगल में भी खड़ा है। सामने वहां वो आदमी गोली मारने वाला है। सर सेम होगी इसलिए। अब चुप, सामने वो आदमी गोली मारने वाला है। तुम मुझे बताओ, वो जो सामने गोली मारने वाला है या जो तलवार मारने वाला है,
तुम्हें लगता है ये मेरा बगल वाला आदमी मुझे बचा पाएगा? सर बगल वाला बचा दे। बगल वाला बचा लेगा क्या? गोली क्या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में चल रही है, फूंक मार देगा साला गोली उड़ जाएगी? जो बगल वाला आदमी है, बगल वाला आदमी कैसे गोली को बचा लेगा? सामने से आदमी तलवार मार रहा है, गोली मार रहा है, खाएं, और बगल में एक आदमी खड़ा है, मैं तुझे बचा लूंगा। कितना बचा लेगा? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा मुझे वो बचाएगा जो गोली के आगे खड़ा है। बताओ समझे कि नहीं? हाँ सर। जो गोली के आगे खड़ा है वो बचाएगा यार। समझो बात को। अपने दोस्त मेरे, मैं मना नहीं कर रहा ये मेरा दोस्त है, मैं मना नहीं कर रहा, ये मेरे साथ खड़ा है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे बचाएगा, कुछ कर देगा, मान लो समझ बगल में खड़ा होकर ढकेल देगा ऐसे, साला गोली आ रही ढकेल दिया ऐसे कुछ। लेकिन ये थोड़ा ना कि सर गोली खा लेगा। गोली कौन खाएगा सर? गोली वो खाएगा जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। समझो बात को। यानी इस आउटर इलेक्ट्रॉन को, जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसको ये बचाता, हम मना नहीं कर रहे, बचाता, लेकिन इसकी जो शील्डिंग होगी वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी इफेक्टिव अंदर वालों की होगी, और उनमें भी सबसे अच्छी जो न्यूक्लियस के करीब होगा। समझो बात, कुछ समझ पाए मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शील्डिंग कैलकुलेट करने की सोचते हैं, या आप दिमाग ऐसी सोच रहे हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं इसका शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा कैलकुलेट करता हूं, तो वो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए या करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग या सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट वो सिमिलर नहीं हो सकता इस एटम पर, इस इलेक्ट्रॉन पर। ये तो क्लियर है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन को, जो सबसे ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को उस अट्रैक्शन से बचाएगा, वो होगा जो न्यूक्लियस के सबसे बगल में खड़ा होगा। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, इसका ऊपर बाकी इलेक्ट्रॉन्स की लगने वाला शील्डिंग वो कम होती चली जाएगी, और उसी शेल में जो आदमी रहता है उसकी शील्डिंग तो सबसे कम मानी जाएगी। हम मना नहीं करते कि वो शील्डिंग प्लस, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन से बाहर हो? कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन? हाँ हो सकता है सर, क्योंकि आप जिस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है उसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन हो। तुम बताओ, क्या ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेगा? सवाल ही उठता सर। गोली सामने चल रही, पीछे एक आदमी खड़ा, क्या बचाएगा हमें? समझ बात को? उसको तो हम बचा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन से बड़ी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस शेल से बड़ी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका कोई शील्डिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा। उसी शेल में जो लोग हैं वो उसको कम बचाएंगे, उसका भी शील्डिंग इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा, और जो उसके अंदर के लोग हैं वो उसको थोड़ा ज्यादा बचाएंगे, उनका भी शील्डिंग इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और इन सब चीजों को कंसीडर करके आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते वक्त सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, और तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं अभी, लेकिन ये कोई बहुत वैसा तरीका नहीं है मतलब कि एग्जैक्ट कुछ निकाला, एक रफ सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन इतना क्लैरिटी समझ में आती है कि हमें कोई मुझसे पूछे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते वक्त जब आप इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो किस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करता है, या किस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के करीब के शेल्स के होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और जो उस इलेक्ट्रॉन के बगल में खड़े होते हैं, या उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिन पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे थे, उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम कंसीडर किया जाता है, और उससे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट जीरो माना जाता है। थ्योरेटिकली ये अगर सवाल आता है तो ये आंसर समझ में आ गया सबको? अब इसको कोई ज्यादा तुम अकल मत लगाना सर कि वो बगल वाला खड़ा है, सर बगल वाला तो बिल्कुल पास में खड़ा है, सर वो ऐसे हाथ लगा लेगा गोली के आगे। अब ये सब छोड़ो, अब ये सब पिक्चरें नहीं चल रही हैं। बात सीधी सी बात है, गोली चलेगी, बगल वाला बेचारा देखता ही रह जाएगा, उसको क्या ही समझ में आएगा, ज्यादा हाथ पैर से हिला देगा और क्या कर लेगा। लेकिन जो बिल्कुल बंदूक जहां से चल रही है उसी के सामने जो आके खड़ा हो गया, ऐसे हम नहीं मारने देंगे गोली, तो ऐसे में मुझे लगता है वो आदमी मुझे सबसे ज्यादा उस गोली से या उस तलवार से बचा रहा है जो सामने से मेरी तरफ चल रही। इसीलिए जो न्यूक्लियस के करीब वाले आदमी हैं वो बाहर वाले को सबसे ज्यादा बचाएंगे, और जो बाहर वाले के साथ खड़े लोग हैं वो उसको सबसे कम बचाएंगे। एंड दैट इज, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। तो इसका अलावा मुझे ऐसा लगता है हम बहुत डिटेल में नहीं बात करें, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी एग्जाम में उसने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करवाया है, बट ये कि कम से कम मुझे कुछ आइडिया जरूर होना चाहिए, तो मैं उस आइडिया को लेना चाह रहा हूं। तो मैं कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत एक आध जगहों पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता वो बताता हूं। अब इसमें देखो, ये किसी अच्छी किताब से, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती है, वहीं से कुछ डेटा लिया जाता है, लेकिन वो डेटा आया कहां से है, वो एक ऐसे मान के चलते जैसे कुछ प्रोबेबिलिटीज वगैरह को कंसीडर करके वो डेटा बनाया गया है। डेटा ये कहता है कि अगर जिस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप निकालना चाहते हैं, यानी जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप निकाल रहे हैं, उसमें जिस इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन S या P को बिलोंग कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन या तो S के अंदर है या P के अंदर, उस केस में अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन का निकालना चाह रहे हैं, तो उसी शेल में जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन से।
उसके जस्ट पेनल्टीमेट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ये लिख के दे दूंगा, जस्ट पेनल्टीमेट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन, और रेस्ट ऑल वो उसको शील्ड करेंगे 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। एक एस्टिमेट निकाला गया है, एक रफ आइडिया दिया गया है जिससे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं उस आदमी का जो कि एस या पी को बिलोंग करता है। तो यानी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एस और पी को बिलोंग कर रहा है जिस पर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, उसी शेल में बचे हुए जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको शील्ड करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, उसी शेल वाले कम करेंगे, दैट विल बी 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुना 0.35, ये शील्डिंग हो गई। ठीक, उससे जो पेनल्टीमेट शेल है यानी जस्ट उस शेल के अंदर वाली जो शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको शील्ड करेंगे 0.85 यूनिट, ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। और बाकी जितने अंदर वाले हैं वो सब उसको शील्ड करेंगे 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतनी शील्डिंग, फुल शील्डिंग। कुछ समझ पाए बात को? अब इसको मैं अभी लिख के तुम्हें दे दूंगा, मैं यहीं पर एक बार जरा सा कुछ कैलकुलेट करके देखता हूं, तुम्हें शायद आइडिया लग जाए। जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, चलिए सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने बनाया, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। ऑब्वियस है कि आप जिस आदमी से बात करना चाह रहे हैं वो आदमी है। ठीक, क्या लॉजिक लगाया गया है? सबसे पहले अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो शील्डिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले शील्डिंग निकालते हैं, जो उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो वो आदमी है जिससे मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन जो कि कंसिडरेशन में है, तो इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वो जो गोली खाने जा रहा है, तो ये तो अपने आप को बचाएगा नहीं। तो इसके अलावा उसी शेल में कितने लोग हैं? थर्ड शेल में कितने लोग? एक भी नहीं है। एक, अबे ये तो हम और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सर 0 into 0.35। क्लियर? प्लस जो जस्ट पेनल्टीमेट शेल है, थर्ड से जस्ट अंदर कौन सी शेल होती है? सेकंड। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपको बचाएंगे 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? रेस्ट ऑल जितने बच गए 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 2। तो दैट मीन्स +2 into 1। आप इसको सॉल्व करिए, ये 8.8 आए। Z इफेक्टिव कैलकुलेट करिए, Z एक्चुअल में से सिग्मा माइनस हो जाएगा। एक्चुअल 11 था, सिग्मा 8.8 है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम इज 2.2। सोचिए, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है अबे पागल हो क्या, 11 आप 11 कर रहे, बस 2.2 प्रोटॉन रखें, बस 2.2। क्यों? क्योंकि बीच के लोग मुझे बचा रहे हैं, एंड दिस इज शील्डिंग। तुम देख लो कैसे कैलकुलेट किया है, एक दो तुमसे भी कैलकुलेट करवा लूंगा, और जो वो 0.35 और 0.85 वाला फैक्टर वो मैंने लिख के लाया हूं, वो तुम्हें दे दूंगा अभी लिख। समझ में आई? अच्छा, एक बार जल्दी से पोटेशियम का भी निकाल के बता दो मुझे। पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कितना? 2.2। इसका भी 2.2 है। इसका सिग्मा कैलकुलेट करो, इसका 16.8 आता है अगर सही से कैलकुलेट करें तो। इसलिए जो इसका Z इफेक्टिव आएगा वो 19 में से 16.8 माइनस करके आएगा, एंड दैट विल बी 2.2। यानी इसका भी 2.2 है और इसका भी 2.2। दोनों लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.2। ये कर पा रहे हो सब लोग? माई किया बेटा? तो ये दोनों लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.2 आ रहा है। तुम्हें पता है सोडियम जो है वो पोटेशियम से छोटा होता है।
सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे होता है, तो पोटेशियम का साइज बड़ा होगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, तो साइज तो सेम होना चाहिए फिर। यस तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि क्योंकि ऊपर और नीचे की बातें चल रही हैं, इसलिए ऊपर और नीचे की बातों में, दैट मींस ग्रुप में नीचे उतरते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं करता, वो किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्न नहीं करता। बात समझे? यानी कुछ और है जो इसके साइज को बढ़ा रहा है। और तुम्हें जानते हो पोटेशियम में 4th शेल की स्टार्टिंग हो चुकी है, जबकि सोडियम में सिर्फ 3rd शेल। जब शेल ही बढ़ा दोगे तो साइज तो बढ़ ही जाएगा। कुछ समझे बात को? यानी पीरियड में ऊपर से नीचे उतरने पर शेल का इंक्रीमेंट होता है, और शेल के इंक्रीमेंट की वजह से साइज इंक्रीज करता है। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ग्रुप में नीचे से उतरे तो शेल बढ़ गया, शेल बढ़ गया तो साइज बढ़ गया। क्लियर? इसका ईएनसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो लग भी रहा लेना देना नहीं। देख लीजिए ना सर, हमारा 2.2 है, इसका भी 2.2 है, इनफैक्ट इसके नीचे के चारों लोगों का 2.2 है सर, सबका 2.2 है। क्या करें सर, साइज को कैसे डिफाइन करेंगे? करेंगे ही नहीं हम 2.2 से, क्योंकि जब सबका 2.2 है तो आंसर विल नॉट बी डिसाइडेड बाय दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो फाइनली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, the increment in the size is not decided by the effective nuclear charge, it is due to the increment in the shell। यानी ऊपर से नीचे उतरते जा रहे हैं, ये ऐसे करके चल रहा है मामला। शेल पहली 1 लिथियम आ गया, लिथियम में समझ लो, दूसरी शेल, फिर सोडियम आया, तीसरी शेल शुरू हो गई, अब पोटेशियम आया, चौथी, ऐसे रुबीडियम, फ्रांशियम, समझ, ऐसे करके ये बढ़ता चला जा। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ती चली जा रही है। इसका ईएनसी से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है यहां तक? लेकिन पीरियड में चलते हैं। अब पीरियड में आप क्या करते हैं सर? पीरियड में तो मैं ऐसे चलता हूं आगे, और आगे चलने पर शेल नहीं बढ़ती। पता है तुम्हें, पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं करती, शेल हमेशा ग्रुप में नीचे इंक्रीज करती है। अच्छा ये नहीं, हाँ 85 94 ये तो सुना होगा। पीरियड में जब आप आगे बढ़ते हैं तो शेल आपकी फिक्स होती है। कोई एग्जांपल ले लो ना, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, सुना ये कि नहीं? यानी 2 2 2 2 2 2, हर किसी की 2 2 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो शेल आपकी जो है आउटर शेल वही रहेगी। अब अगर शेल वही है तो फिर साइज का चेंज शेल की वजह से तो नहीं हो सकता, चाहे साइज बढ़े या घटे, शेल की वजह से तो नहीं हो सकता, बिकॉज शेल्स आर फिक्स। उस केस में डिसाइड कौन करता है? ईएनसी। अभी हम निकाल के दिखाएंगे, पीरियड में 2-3 लोगों का ईएनसी कैलकुलेट करना, आगे बढ़ने पर ईएनसी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर पीरियड ग्रुप क्या कहते हैं, अब शेल सेम है और ईएनसी बढ़ रहा है तो पक्का तुम्हारा साइज श्रिंक कर जाए। कुछ समझ में आई बात? यानी पीरियड जो सबका शेल है वो यही है, सेकंड शेल, ये सेकंड, मेरा भी सेकंड शेल है, तुम्हारा भी सेकंड शेल, लेकिन मेरा ईएनसी कम है और तुम्हारा ईएनसी ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने से साइज। यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर इंक्रीमेंट ईएनसी का बढ़ना साइज के घटने को दर्शाता है, लेकिन ग्रुप में नीचे उतरने पर ईएनसी कुछ नहीं करता, ईएनसी से कोई मतलब नहीं है। साइज का बढ़ना वो सिर्फ शेल के बढ़ने की वजह से दिखाई देता। हां, लेकिन अगर नीचे उतरने पर साइज न बढ़ा तो इस एबनॉर्मैलिटी को एक्सप्लेन करने ईएनसी जरूर आएगा। समझो, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। ठीक, तो यानी अब हम वो प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये कि हमें ईएनसी के बारे में छोटा छोटा आइडिया लग रहा है कि ईएनसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, हल्का सा एक आइडिया लग गया। तो इसमें ये जो एक दो और लोगों का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो रूल मैंने अभी बोला था वो मैंने यहाँ लिख रखा है, तुम इसको आराम से घर में एक बार देख लेना। ये वही है जो अभी हम बात कर रहे थे कि 0.85 और 0.35 वही सब बकवासबाजी, तो ये भी लिख दिया गया है। इसमें सबसे अच्छी पॉइंट है पहला वाला, द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल्स हायर देन द इलेक्ट्रॉन इन कंसिडरेशन। यानी जिस इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर रहे हैं उससे बड़ी प्रिंसिपल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 0 माना जाएगा। उसी शेल वाले को 0.35, जस्ट अंदर वाले का 0.85, रेस्ट ऑल 1। यही बात हुई थी अभी हमारी, है ना? तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी और एफ को बिलोंग करे, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन डी और एफ ब्लॉक को, या डी और एफ का इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर कर रहे हैं जिस पर आप ईएनसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कहते क्या है, उसी प्रिंसिपल शेल में जितने भी लोग बच गए वो 0.35 से शील्ड करेंगे और बाकी जितने सारे हैं वो सब 1 यूनिट से शील्ड करेंगे, बस बात खत्म। यानी डी और एफ के लिए ये एक छोटा सा अलग रूल है। उसी शेल के 0.3, ये तो वैसे ही हो गया ना, उसी शेल वाले को वहां भी कितने लोग बचा, कितना शील्ड करते थे उसी शेल के लोग, 0.35, वहां पर भी 0.3, यहां पर भी 0.35 है वहां पर, लेकिन अगले वाले अंदर वाले को 0.85 का नंबर दिया गया था। यहां कह रहे नहीं, उसके आगे जितने भी बच गए वो सब 1, बात खत्म। इसमें 0.85 वाला फैक्टर हट गया बस।
तो यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो कंसिडरेशन में वो एफ और डी को बिलोंग करेगा तो ये वाला रूल लगा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तुम सब समझ रहे होगे कि सर ये सब एक छोटा मोटा गोलमोल करके जुगाड़ बनाया गया है। मतलब आप सोचिए हर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो सकता है बदलती हो। अब हर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बदलेगी तो आप क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की याद करके जाएंगे? तो उन्होंने एक रफ कैलकुलेशन की है कि भाई ऐसा है, हमारे साथ वालों का ये, जस्ट अंदर वालों का ये और बाकी लोगों का, ऐसे करके एक छोटा सा जुगाड़ लगाया गया है जो कि हमारे लिए काम आता है। लेकिन मैंने कैलकुलेट करते हुए कहीं देखा नहीं है कि मतलब कहीं तुमसे एग्जाम में कैलकुलेशन पूछी जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेंस लेवल पर या नीट के पेपर में या फिर इनफैक्ट एडवांस के पेपर में एक छोटा ऑब्जेक्टिव किसी भी साल पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मुझे ये रूल आइडिया, इस रूल का आइडिया होना चाहिए। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक, अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसा आदमी है जो कि हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब मैं धीरे धीरे करके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। तो मुझे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो पीरियोडिसिटी है वो डिस्कस करनी है। तो हमें एलिमेंट्स की किन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है? देखो तुम समझ ही रहोगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक जो है वो इसी पीरियोडिक टेबल के हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट को पढ़ेंगे। मतलब तुम जब सवाल लगाओगे तो हो सकता है तुम्हें पीरियोडिक टेबल के ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिले जो तुम कहोगे साला ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने, अभी हमें पढ़ाया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगे। हम यहां पर जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हम ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि एलिमेंट्स आगे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटाते हैं, बढ़ाते हैं, नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, घटती है। हम नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज, उनके ट्रेंड्स को और उनमें थोड़ी बहुत एबनॉर्मैलिटीज को डिस्कस करेंगे। हम पूरा ब्लॉक्स केमिस्ट्री यहां नहीं पढ़ रहे हैं। तुम मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? लेकिन जब तुम किताबों से सवाल लगाते हो तो उसमें पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री भी ठूस देते हैं कहीं कहीं पर कि वो बताइए वो फलाना गैस का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट फलाना गैस के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होती है, क्यों होती है ये? अरे भाई हम अभी उस डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर जो पीरियोडिसिटी है कि आगे बढ़ने पर बढ़ती है, घटती है, सिर्फ ये क्यों हो रहा है और ये क्या होता है, ये डिस्कस कर रहा हूं। तो मेनली मैं अपने हिसाब से बता दूं कि मैं यहां पर 4 मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले रेडियस का टर्म आएगा, फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। और अगर तुम लोग जिंदा रहे तब तक तो हम लोग थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बेसिक एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ हमारा डिस्कशन रहे, ठीक? तो इसमें कुछ बहुत उम्मीद मत करना कि सर हमें एस ब्लॉक पढ़ा दीजिए, पी ब्लॉक करा दीजिए। वो एम ही नहीं, ठीक है ना? वो अलग चैप्टर है, तो वो एम ही नहीं है हमारा। तो सबसे पहले हम डिसाइड करने जा रहे हैं, रेडियस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम में से कोई समझा सकता है कि एटम्स की रेडियस कैसे निकाली जाती है? पहले तो हम ऐसे पूछ रहे हैं, कोई टॉपिक वॉपिक नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं कि एटम की रेडियस कैसे निकालो। तो उसके लास्ट नंबर ऑफ शेल जो ऑर्बिट होगा, हाँ, उसका ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला लगा के बोर मॉडल से अच्छा अच्छा, पूरे एटम का। नहीं सॉरी सर, क्योंकि बोर तो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होता है, तो वो नहीं लगा सकते। नहीं, और दूसरा ये भी तो कल ही बात हुई हमारी कि इलेक्ट्रॉन्स, भाई देखो अगर मान लो एटम कोई गोला हो, है ना, बॉल है, तो उस बॉल की रेडियस निकालने से हम तो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि न्यूक्लियस हमारा सेंटर हो जाएगा और उस सेंटर से जहां वो बॉल की बाउंड्री वो नाप लेंगे। बताओ समझे कि नहीं? रेडियस आ जाएगा, ये आ गई रेडियस, खत्म। तो सर बॉल के साथ तो ऐसा कर सकते हो, एटम के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल ही बात हुई हमारी कि सेंटर तो लोकेट कर सकते हो तुम, बिकॉज सेंटर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को लोकेट किया जा सकता। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन, उसकी तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से दूर दूर तक 0 नहीं होती। कल ही बात हुई थी हमारी। यानी आप सर उस गेंद की बात कर रहे हैं जिस गेंद का सेंटर तो दिखता है लेकिन उस गेंद की बाउंड्री नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जा सकता है, यहां भी पाया जा सकता है, यहां भी पाया जा सकता है, बहुत दूर दूर तक कहीं भी पाया जा सकता है। वो अलग बात है कि हमने ऑर्बिटल सिर्फ उसको कंसीडर किया था जहां उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा थी। बात समझ रहे हो? हमने अपने हिसाब से घेरा बनाया था जिसको 90% बोल दिया था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिल सकता। मिल सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन वहां भी मिल सकता है। तो ऐसे में न्यूक्लियस को तो ट्रेस कर लोगे, लेकिन कहां तक स्केल रख के नापोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, तो आप रेडियस नहीं निकाल पाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कहा जाता है एटम्स की एब्सोल्यूट रेडियस कैलकुलेट करना ये एक का मुश्किल कहानी है, ये बड़ा मुश्किल है, ये नॉर्मली नहीं कर सकते आप। लेकिन इसका जुगाड़ क्या है? हम एटम्स की कुछ अलग अलग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस या मेटालिक रेडियस। तो हम यहां पर इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि हम एटम्स की कोवेलेंट रेडियस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो वो लॉजिकल, तुम समझना, मुझसे कोई कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस बताओ,
ऐसे हाइड्रोजन एटम की रेडियस कैसे निकालेंगे, क्लोरीन की रेडियस कैसे निकालेंगे, किसी भी एटम। तो मैंने कहा भाई नाप लो गोला, कह रहा नहीं गोला वोला छोड़ो, वो नहीं नाप पाओगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जरा समझना बात को, या क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जब आप दो एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को तो ट्रेस कर लेंगे, और उन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़कर उनका जो डिस्टेंस है उसको आधा कर देंगे, तो आपको रेडियस मिल जाए। बताओ समझ रहे हो कि नहीं बात को? यस सर। यानी मैं ये एक ऐसी रेडियस की बात कर रहा हूं जिस रेडियस को आप कोवेलेंट रेडियस का नाम देंगे, और ये जो कोवेलेंट रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस कुछ ऐसे निकाली जा रही है, जिसमें ये ऐसे तुम्हें लिख के दे देंगे, ऐसे समझना, इसको छोड़ो, क्या कहानी बकवास, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी, उसका अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका ये गोला के नाप लो। सर गोले को नहीं नाप सकते, तो एक काम करते हैं, दो गोले जोड़ देते हैं, कोई मॉलिक्यूल तो बना ही सकते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, एक हाइड्रोजन एटम ये ले लिया, एक हाइड्रोजन एटम ये ले लिया, दोनों को मिला के एक मॉलिक्यूल बना लिया। ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर ये ओवरलैपिंग है। सर इनके बीच में ओवरलैपिंग जरूर होगी, बात मानते हो? अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जरूर दिखेगी, और अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखती है तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा वो आपको रेडियस मिल जाएगा। लेकिन क्या तुम समझ रहे हो कि ये रेडियस एग्जैक्ट रेडियस तो नहीं हो सकती? यस सर एग्जैक्टली। क्योंकि घुस तो रहे हो, और एग्जैक्ट रेडियस निकाल भी नहीं सकते। कौन बोलेगा गलत बता रहा है? मतलब बात समझ रहे हो? कोई मुझसे कहे कि तुम्हारा वजन कितना है, मैंने ऐसे बोल दिया 26 किलो है, कौन बताएगा गलत? अभी जब पूरी दुनिया को पता ही नहीं कि असलियत क्या है, सर कोई स्केल है ही नहीं, तो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो यानी यहां पर आप यही कह सकते हैं कि सर आप हाइड्रोजन की एब्सोल्यूट रेडियस भले ना निकाल पाए, क्लोरीन की या किसी एटम की एब्सोल्यूट रेडियस भले ना निकाल पाए, लेकिन आप उसकी कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं अगर वो एटम मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, और उस कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, क्या न्यूक्लियस को लोकेट कर सकते हैं? हाँ, न्यूक्लियस को लोकेट किया जा सकता है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए तो आप उस एटम की कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पर मेंशन भी की है कि अगर दो, और ये बिल्कुल अभी जनरल बात नहीं की है, एक ऐसी मतलब वैसी कर ली है कि जैसे दो एलिमेंट दोनों सेम है, ए और बी, ए और ए, ठीक, तो उस केस में आपका आंसर आ गया। तो मैं अभी यहां थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा कि अगर एक एलिमेंट ए हो और एक बी हो, तो उस केस में रेडियस कैलकुलेशन के लिए क्या करना होता। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम है तब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर दोनों सेम है तो दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का डायरेक्ट हाफ कर दीजिए, तो आपको उस एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे में रेडियस कैलकुलेशन के लिए एक यूनिक फॉर्मूला बनाया गया है, जिस पर जेईई में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है। तो अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो देखो इसने डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स, यानी दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर हाइड्रोजन। मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन हो गए, तो ऐसे में साफ समझ में आता है कि दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसे समझ में आया। लेकिन ये चीज तब है जब दोनों एलिमेंट हमारे सिमिलर, तो दैट मींस ऑफ लाइक एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके हिसाब से आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। और जनरली नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस इसी तरह से निकाली जाए। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक। लेकिन अब ये भी हो सकता है ना कि सर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो आप जोड़ के आराम से आप दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ कर दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो अब उसके दो केस हैं। क्या? दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो दोनों एलिमेंट्स की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो सकती है और वो अलग भी हो सकती है। तो मैं यहां पर एक जनरल सा केस बना रहा हूं, बल्कि इसको भी अभी जनरल कर देंगे। अब इन सबको हटाकर एक जनरल सा केस बनाने जा रहे हैं, और वो जनरल सा केस ये कि अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो सिमिलर ना हो, तो इन दैट केस द जनरल फॉर्मूला of the distance between the nuclei of those two elements will be given by this DAB। बल्कि अगर मैं बहुत एक्यूरेट बात करूं तो it should be DAB। ये बिल्कुल जनरल केस बन गया हमारा ये वाला। एक फॉर्मूला आप ये भी देखते हैं, कुछ किताबों में फॉर्मूला ये भी लिखा गया है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी किताबों में पढ़ने के बाद पता चलता है कि ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला जो है वो ये वाला। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। अब देखो यहां पर किया क्या गया, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ए और बी, उन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ा गया है। तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि एक एलिमेंट आपका ए हो गया ये, और एक एलिमेंट आपका बी हो गया, मान लीजिए बी। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा इट विल बी DAB। ये देखिए, क्या ऐसा कह सकते हैं इनकी दो न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो एक एलिमेंट की रेडियस आ जाएगी?
नहीं कह सकते सर, इस बार ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। लेकिन ये कि सर दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की निगेटिविटी में डिफरेंस है, तो एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अगर डीएबी हो और उनकी इंडिविजुअल रेडियस आरए और आरबी हो, तो अल्टीमेटली डीएबी की वैल्यू आरए प्लस आरबी -7 इंटू डेल्टा एक्स के स्क्वायर से निकाला जाता है, वेयर डेल्टा एक्स इज द निगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो भी डिफरेंस होगा, अगर वो मुझे पाउलिंग स्केल पर दे दिया जाए, तो मैं उस डिफरेंस को यहां पुट करके सॉल्व करके डीएबी, आरए और आरबी का रिलेशन कैलकुलेट कर सकता। कुछ समझ पा रहे हो बात को? यानी ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। आप सोचो इसी ये दोनों हमारे जनरल फॉर्मूले हो गए। इसमें इस बात का ध्यान रखना, जो आरए आरबी है हमारे, ये हमारे पिकोमीटर में लिए गए, यहां लिखा भी गया, दे आर इन पिकोमीटर। यानी कि कुछ किताब अगर कोई आदमी कोई और किताब पढ़े तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, तो वो ये भी सोच सकता है कि ये गलत लिख दिया गया है, आरए प्लस आरबी -0.09 एक्स से माइनस एक्स बी, जिसको आप डेल्टा एक्स कहें 0.09। लेकिन उस केस में जो आरए आरबी है वो एंगस्ट्रॉम में होगा, दे आर इन एंगस्ट्रॉम नाउ। यानी अगर आरए आरबी एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला वही ऑब्वियस है ना, कि अगर 9 रख दोगे तो एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करने से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0.09 का 9 बन जाएगा। और अगर आप रेडियस को एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप रेडियस को पिकोमीटर में रखते हैं तो आप 9 रखेंगे, 0.09 तब यूज नहीं करेंगे। ये सब लोग समझ पा रहे हैं बात को? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपको जो करना है कर लीजिए। मान लीजिए दोनों एलिमेंट सेम होते तो क्या होता? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? अगर सोचो दोनों सेम हुए तो डी ए बी की जगह डी ए ए, यस सर, आरए प्लस आरबी की जगह आरए प्लस आरए, यस सर, -0.09। दोनों एलिमेंट सेम है तो निगेटिविटी सेम होगी, तो डेल्टा एक्स 0 होगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना? आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू डीए, वही वाला फॉर्मूला, ये DA/2 सिंपल हो गया। यानी ये जनरल हो गया। अब आप इसको जनरल मान लीजिए। अगर दोनों लोगों की निगेटिविटी सिमिलर है लेकिन एलिमेंट सिमिलर नहीं है, देन आंसर विल बी DAB इज इक्वल टू आरए प्लस आरबी, आगे 0 हो गया। अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो DAA इज इक्वल टू आरए प्लस आरबे, ये तो आरए प्लस आरए, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स जिनकी निगेटिविटीज भी अलग अलग है, तो DAB की वैल्यू आरए प्लस आरबी -0.09 डेल्टा एक्स, या फिर आरए प्लस आरबी -9 इंटू डेल्टा एक्स, जिसमें आरए आरबी को पिकोमीटर में रखना है या एंगस्ट्रॉम में, वो आप डिसाइड कर लीजिए। कुछ समझ पा रहे हो बात को? यस सर। यस सर। यानी ये एक जनरल सा केस। अगर तुम जनरल फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो वैसे शुरू में तो यही वाला फॉर्मूला आया था। मैंने तो जो अपने हिसाब से जब मैंने पढ़ा था तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करता, मतलब यही फॉर्मूला मैंने पढ़ा। लेकिन बाद में देखा गया इससे ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेशन जो है रेडियस का, वंडरवॉल रेडियस का, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो तुम देख लेना सवाल में कैसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। और उस केस में बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक जनरल फॉर्मूला न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और इंडिविजुअल एटम्स की वैंडरवॉल रेडियस के बीच में ये रिलेशन। अब अगर दोनों एलिमेंट सिमिलर हैं तो उस केस में आरए और आरबी सेम बन जाएंगे, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। अगर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन उनकी निगेटिविटी सिमिलर है तो आरए और आरबी तो रहेगा लेकिन डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। और अगर दोनों एलिमेंट सेम अलग अलग हैं और उनकी निगेटिविटीज भी अलग अलग हैं तो फिर ये बड़ा वाला जनरल फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ये खेल, यानी जो जनरल लगता है, मतलब तुम सब लोग समझ रहे हो ना, यानी अगर जनरल लगता है तो जनरल क्या समझ में आता है? जो जनरल दिखाई देता है वो जनरल ये दिखाई देता है। मतलब अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं तो वो ये लगता है कि DAB जो होगा इट शुड बी इक्वल टू आरए प्लस आरबी माइनस, अगर मैं 7 वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो 7 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो जनरल केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा इफ ए एंड बी आर सेम। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब हुआ होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक। बताओ, समझे बात? एक ऐसी सिस्टम जो होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर मतलब दोनों न्यूक्लियर सेम, होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक, ए। क्लियर? यस सर। यानी ये केस बन गया आपका ऐसा, ये ए है, ये ए है, मस्त दोनों सिमिलर हैं, ऐसे में दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से आंसर दिखाई दे रहा है। यानी ये हो जाएगा आपका DAB की जगह DAA, इट विल बी इक्वल टू RA प्लस RA, क्योंकि आगे डेल्टा 0 होगा बिकॉज एलिमेंट्स आर सेम। तो ऐसे में RA की वैल्यू DAA डिवाइडेड बाई 2 से निकलेगी। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस बन सकता है हमारा कि इफ A and B are different but delta x is equal to 0, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A is equal to almost इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B।
एक्स ये जो ऐसे करके लिखते हैं ना, जैसे मोल फ्रैक्शन का जो निशान होता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस एक्स से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अगर ये दोनों बराबर हुए तो यही वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तब ये इक्वेशन बन जाएगी बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो इक्वेशन है वो तो आपका ही जनरल इक्वेशन है, जिसमें सब कुछ अगर अलग हुआ तो आप ये जनरल केस बना सकते हैं। यानी थर्ड केस भी आप चाहो तो यहां लिख लो, केस 3, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट एंड नेगेटिविटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नेगेटिविटी ऑफ बी। तो ऐसे में सर बिल्कुल एक जनरल केस बना लीजिए, फिर तो जनरल केस ये बन ही रहा, ये तो आपने जनरल लिखा ही है, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 7 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये तो जनरल हो गया। तो अब देखो, मैंने कोई भी सवाल ऐसा इससे रिलेटेड हो सकता बन जाए, सिंपल है ना, तो कोई सवाल ऐसा देखा नहीं है, लेकिन आप कभी सवाल आ जाए कि भाई ऐसा है, मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, उनकी नेगेटिविटीज ये हैं और उनकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो क्या बता सकते हैं कि उनकी रेडियस का सम क्या होगा, ऐसे करके सवाल आ गया। तो अगर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो ए भी दे रखा है, साथ में नेगेटिविटी का डिफरेंस दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आर ए प्लस आर बी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए एंड बी। कुछ भी करके, मतलब सुनो, तुम्हारे पास 5-6 अननोन्स है, कितने अननोन्स होंगे, 1 2 3, और डेल्टा एक्स के अंदर 2 लोग आएंगे, एक्स ए एंड एक्स बी, यानी 1 2 3 4 5 अननोन्स है, 5 वेरिएबल्स। उन 5 में से 4 वो दे देगा, 5 आपसे पूछ लेगा, वो जो देना दे देगा, लेकिन कर वही पाएगा जिसको फॉर्मूला आता है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो नहीं करता। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना कि आर ए आर बी पिकोमीटर में रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला याद करना, बस। ठीक, अच्छा, अब ये तो सर कोवेलेंट रेडियस की बात कर ली कि भाई जब एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंसेस को यूज करके उनकी कोवेलेंट रेडियस के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरी तरह की रेडियस को डिफाइन करना चाह रहे हो, जिसको वैंडरवॉल, यानी एलिमेंट की 2 तरह की रेडियस हो गई, एक कोवेलेंट रेडियस और एक वैंडरवॉल रेडियस। तो अब जो दूसरी तरह की रेडियस है उसको वैंडरवॉल रेडियस कहा जाता है, और वो वैंडरवॉल रेडियस जो है वो ऐसे दिखाई जाती है। पहले तो इनका जो डायग्राम है वो दिखा लेते हैं, ये इस तरह से। क्या डायग्राम, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो तो 2 एलिमेंट्स हैं, जो एक एलिमेंट है वो आपस में जुड़ के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक, एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से वो एक और मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी वजह से उनके एडजेसेंट एटम्स की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ उस एलिमेंट की वैंडरवॉल रेडियस होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया है, ये ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दूं तो हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ही होता? नहीं सर, हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनको जोड़ने से, आधा करने से हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब कर क्या रहे, कर ये रहे कि सर इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो चलिए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मास की वजह से इन दोनों एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हल्का अट्रैक्शन भी है, जिसको वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच में भी आपस में थोड़ा सा अट्रैक्शन, और इस वैंडरवॉल फोर्स जो कि वीक फोर्स माने जाते हैं, इनकी वजह से इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़कर अगर आधा कर दिया जाए, यानी इस न्यूक्लियस से इस एडजेसेंट न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कर दिया जाए आधा, तो ये इस हाइड्रोजन की अब वैंडरवॉल रेडियस बन जाएगी। बताओ, समझे? और ये वैंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बहुत बड़ी होगी। बताओ मानते हो कि नहीं? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस ओवरलैपिंग से बनती है। दिस इज कोवेलेंट, समझ रहे हो? दिस इज कोवेलेंट, दिस कोवेलेंट रेडियस इज ड्यू टू ओवरलैपिंग, तो ये तो छोटी हो जाएगी, और वैंडरवॉल रेडियस से तो ये आपस में चिपकते भी नहीं है, दूर दूर रहते हैं। तो ऐसे में वैंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से पक्का हमेशा बड़ी आती है। क्लियर? यस सर। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो आखिरी वाला आदमी होता है, जिसको आप इनर्ट गैस कहते हैं, उसका साइज सबसे बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी वैंडरवॉल रेडियस कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली इनर्ट गैसेस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते जनरली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए, हम अभी बात करेंगे, कि आपका साइज सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि ईएनसी बढ़ता है, हम निकाल के देखेंगे, साइज सिकुड़ता जाएगा। तो इसका मतलब जो सबसे आगे होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए। यस सर। वो सबसे बड़ा होता है।
हमने कहा ये क्या बदतमीजी है, आगे कौन होता है, इनर्ट गैस सबसे बड़ी कैसे होगी, सबसे छोटी होनी चाहिए। वो कह रहे नहीं नहीं, उनकी तो वैन डर वाल रेडियस ही निकाल पाते हैं ना, और वैन डर वाल रेडियस जनरली हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो आखिरी वाला आदमी हमें एक्सेप्शनली बहुत बड़ा कंसीडर करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो सिमिलर, जैसा हाइड्रोजन है, तो दोनों सिमिलर एटम्स हो गए, मस्त आपने जोड़ा, आधा किया, इसका कोवेलेंट रेडियस तैयार हो गया। इस मॉलिक्यूल और इसके दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बढ़िया से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वीक अट्रैक्शंस माने जाते हैं। इनको जोड़कर अगर आधा करेंगे तो आपको हाइड्रोजन की ही वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगी, और ये वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से पक्का बड़ी निकल के आएगी, इसमें कोई शक नहीं। यानी आर वैन डर वाल is greater than R covalent। कुछ समझ में आया? और देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ये डिपेंड करेगी पैकिंग के ऊपर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना पैक्ड है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इनके बीच की सॉलिड स्टेट में पैकिंग होगी, इनकी नजदीकी उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वैन डर वाल रेडियस उतनी ही कम निकल के आएगी। यानी ये चीज तो पैकिंग के ऊपर जरूर डिपेंड करेगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसी वैन डर वाल रेडियस के बारे में, जरा सा कोवेलेंट रेडियस के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, और ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। और वो कंपैरिजन ये देखो, ये लिख विख के इसलिए ले आए यार, क्योंकि जनरली जब ऑफलाइन क्लासेस लिया करते थे आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो ये चीजें बच्चों को नोट करवाता था मैं। तो वो ऐसे करके, समझ लो हम डिक्टेट कर रहे हैं, वो आदमी लल्लू बैठे हैं अपना नोट कर रहे हैं ऐसे करके। तो अब इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाया जा सकता है कि अब नोट करने से अच्छा है कि हम इसको कहीं से टाइप वाइप करा के छाप छूप के ले आए, और तुम्हें वो दिखा भी दिया जाए प्लस तुम्हें दे भी दिया जाए। लेकिन अब इसमें ना हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया। काम कम क्यों हो गया, या शायद शायद तुम्हारा भी कम हो गया, लेकिन तुम्हारा कम होना नहीं चाहिए। हमारा कम ये हो गया कि अब हमें एक एक लाइन बोलनी नहीं, मतलब क्योंकि हमें तो ये याद है कि यहाँ क्या क्या लिखा है, तो हम ऐसे करके उल्टा खड़ा होकर बक 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 करके खत्म कर देंगे, ठीक। तो लेकिन तुम्हारा काम ये है कि इनको देख लोगे, ये तुम्हें मिल भी जाएंगे, लेकिन याद कैसे होगा वो तुम्हें सोचना। तो जो मुझे लगता है जो थोड़ी सी कमी है वो ये है कि जब लिखवाता था या लिखवाते थे हम या लिखवाते हैं, तो बच्चा लिखते वक्त कुछ चीजें याद कर लेता है। अब हम लिखवा नहीं रहे, तो अब हमारा काम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अब ये सब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए तुम्हें सजेस्ट ये कर रहे हैं कि ये तुम्हें जब मिल भी जाएगा तो याद कैसे करोगे इसके बारे में जरूर सोच लेना। मतलब सुनो, हम तुम्हें अभी से अलर्ट कर रहे हैं इस बात को कि भाई तुम ये मत सोचना हमारे पास मसाला है। अरे मसाला क्या, साला इंटरनेट पर सर्च मारो, इससे 4 गुनी चीजें मिल जाएंगी। मसाले में क्या है, तो हर जगह मिलता है सर। लेकिन तुम इसका फायदा कैसे उठाओगे या इन चीजों का फायदा क्या, उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहोगे ना, अगर बात समझ लो, जैसे जब तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे तो तुम अपने नोट्स भी बनाना चाहो इन्हीं से, तो तुम अपने नोट्स भी बना सकते हो, प्लस उसमें 2-4 बातें जैसे हम कुछ बोल देते हैं या कुछ हमने डायग्राम वायग्राम बना दिया अलग से, तो तुम उनको इन्हीं नोट्स में डालते रहो ताकि तुम लिखते वक्त भी उसको याद कर लो। और देखो ये वो चैप्टर्स हैं जिन पर सवाल बनते हैं, और बच्चा इसलिए गलत करके आता है क्योंकि उनको याद करके नहीं जाता। तो मेरा सजेशन है भाई, इनको अगर जितनी अच्छी तरह से घोट सकते हो तो घोट लो। अब उसका सबसे अच्छा तरीका, एक बार लिख लो, लिखकर उसको याद रखो, प्लस कुछ कुछ बातें जैसे अब हम कुछ कुछ बोल भी रहे हैं तो तुम उनको भी नोट कर सकते हो और अपनी कॉपी में एक अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि तुम इनको याद जरूर कर लेना कैसे भी करके, है ना। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो। लेकिन ये मत सोचना कि हम जो है पढ़ के याद कर लेंगे, क्योंकि बिना लिखे याद होगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें जो है, डेटा है या कुछ है या फॉर्मूले आ गए कुछ आ गए, तो उनको लिख कर ही याद करना, ठीक है ना। बहरहाल, तो अब जैसे ये थोड़ा सा कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है सर। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 लोगों की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है, याद है। कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग है तो सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर हुई तो न्यूक्लियस थोड़े ज्यादा करीब आ जाएंगे। न्यूक्लियस के करीब होने से न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो जाएगी, न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होने से उसका आधा और कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ये कोवेलेंट रेडियस कम होती है। लेकिन वैन डर वाल रेडियस में सर एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है, इनके बीच में एक कमजोर वैन डर वाल फोर्स लग रहा है, और कमजोर वैन डर वाल फोर्स की वजह से ये दोनों ओवरलैप नहीं करते, दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा वो बड़ा वैल्यू निकल के आता है। यानी इसमें कोई शक नहीं कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो वैन डर वाल रेडियस से काफी छोटी, और वैन डर वाल रेडियस हाइड्रोजन की केस में तो 4-4 गुने का शायद फर्क भी होता है, शायद ऐसे ही कुछ है, देखो 4-4 गुने का फर्क है, मतलब अंतर बहुत ज्यादा आता है।
सब में नहीं, लेकिन डिफरेंस तो है, वैन डर वाल रेडियस बड़ी होगी, कोवेलेंट रेडियस छोटी होगी। तो इसका रीजन बिल्कुल साफ दिखाया जा रहा है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी वीक फोर्सेस, देयरफॉर देयर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस इन केस ऑफ एटम्स हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस आर मच लार्जर देन दोज बिटवीन कोवेलेंट। ये समझ गए बात को? ये समझते हो बात को? यस सर। तो ये वही है कुछ जो अभी हम बोल रहे थे, वही वही है। और उसके बाद फिर ऐसी कुछ कुछ बातें कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग से बनता है, और ओवरलैपिंग की वजह से जो है पार्शियल ऑर्बिटल जो है वो समझ पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल वो आपस में मर्ज कर जाता है, जिसकी वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाती है और रेडियस छोटी हो जाती है। और वैन डर वाल फोर्सेस में ऐसा नहीं होता, तो अल्टीमेटली वैन डर वाल फोर्सेस बड़े, अब वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी दिखाई भी दे रहा है, देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के लिए साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन की जो वैन डर वाल रेडियाई वो 0.37, लेकिन जब आप उसकी कोवेलेंट रेडियस लेते हैं तो वो 4 गुनी मतलब 3.5 गुनी ऐसे बढ़ जाती। तो ये वैन डर वाल ऐसी सबकी मतलब ऑक्सीजन की ये है, इसकी सबकी चेंज हो रही है। तो दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियस को कंपेयर करेंगे तो कभी इस तरह का कोई सवाल आ जाए, जैसे मान लो तुमने याद नहीं कर रखा लेकिन ऐसे कोई सवाल आ गया कि हाइड्रोजन की वैन डर वाल रेडियस जो है वो दे रखी है, अब हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस निकालो, तो जो ऑप्शन जो है तुम्हें छोटा मिले उस वैन डर वाल से और काफी छोटा मिले आप उसको टिक कर दीजिए। याद करके जाने की जरूरत, मतलब एक आइडिया इस तरह का सवाल भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देंगे। दूसरा एक चीज और भी दिख रही है कि जैसे जैसे तुम मोटे होते चले जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी वैन डर वाल रेडियस उस शिद्दत से नहीं बढ़ रही है जितना पहले बढ़ रही। आप देख रहे हो ब्रोमीन की वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी है, होनी है, बड़ी तो होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है जो 4 गुनी है। क्यों? क्योंकि सर अब ब्रोमीन मोटा होता जा रहा है, ब्रोमीन के मोटे होने से ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं, उनकी सॉलिड स्टेट में पैकिंग इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अब वो ज्यादा करीब आ रहे हैं, वैन डर वाल रेडियस में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी तो होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी बढ़। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी ब्रोमीन में ऐसा हो गया जैसे एक ऐसा बड़ा सा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ये हो गया और एक बड़ा सा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ये हो गया ऐसे। अब इनके बीच में जो है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑब्वियसली बड़ी तो देगी रेडियस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इनके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइज के बढ़ने से, मोटापे के बढ़ने से वैन डर वाल इंटरेक्शंस इंक्रीज करते हैं। वैन डर वाल इंटरेक्शंस इंक्रीज करने से अब वो चिपकेंगे, उनकी पैकिंग और मजबूत होगी, तो वैन डर वाल रेडियस जितनी बढ़ सकती थी उतनी नहीं बढ़ेगी। बड़ी तो होगी लेकिन उतना फर्क नहीं आएगा जितना हाइड्रोजन में दिख रहा था या ऑक्सीजन में, यहां कम। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन साइज के इंक्रीमेंट होने से या मोटापे के बढ़ने से उसकी वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। कुछ समझ पाए बात? यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसी में जरा एक लाइन और जोड़ देते हैं, बस वो लाइन ये है ताकि ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो। हम सिर्फ अभी रेगुलरिटी पर बात लाके खत्म कर देंगे, और रेगुलरिटी ये है, जो नॉर्मल ट्रेंड ये है वो आपको बात लाके यहीं खत्म कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होगा ये सब हम अगली क्लास में कल डिसाइड कर लेंगे। पीरियड के अंदर जो वेरिएशन है वो ये कहता है कि लेफ्ट से राइट मूव करने पर आपकी रेडियस घटेगी, साइज डिक्रीज करेगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरने पर तुम्हारा साइज इंक्रीज करेगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें लफड़े नहीं आ रहे हैं। हम कल की क्लास में लफड़े भी डिस्कस करेंगे कि भाई कहीं कुछ, तुम्हें पता है केमिस्ट्री में झंझट होती है, तो वो जहां पर भी वो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन और पता नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा, जहां भी बकवास चलेगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल है सबसे पहले वो बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो ये कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका साइज डिक्रीज करेगा, और अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरेंगे तो आपका साइज इंक्रीज करेगा। और इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करके कल देख लेंगे कि क्यों पीरियड में लेफ्ट से राइट करने पर साइज घट रहा है। क्यों? क्योंकि शेल तो उतनी ही है, साइज फिर भी घट रहा है क्योंकि ईएनसी बढ़ रहा होगा। ये कल हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। और ग्रुप में नीचे उतरने पर साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। समझे बात को? तो ये जो जनरल है वो कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में थोड़ा सा इसी के बारे में और बात करेंगे। तुम लोग चाहो तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना? तो शुरू की जो बकवासबाजी है वो सब इधर उधर के, तुमने देखा शुरू में डायगोनल रिलेशनशिप, टिपिकल एलिमेंट्स, ऐसी चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो पूछते नहीं है यार, पूछी जाती हैं। मतलब तुम ये गड़बड़ मत कर देना कि बाद में मुझे ही अफसोस हो कि यार मैं तुम्हारे भरोसे बैठा रह गया और तुमने पढ़ा नहीं और एग्जाम में सवाल आ गया। जैसे इस बार भी डायगोनल रिलेशनशिप पे एक सवाल आया, तो मतलब तुम नहीं कर पाओगे तो साफ साफ बता दो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं तुम्हें वो एक बार डिक्टेट कर देता हूं, पढ़ लेता हूं। और अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो फिर बेईमानी मत करना, मुश्किल नहीं है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुम पढ़ोगे तो सीख जाओ, नहीं पढ़ोगे तो अलग बात। तो तुम कर पाओगे ये हम फिर से तुमसे पूछ रहे हैं ईमानदारी से एकदम। यस सर। तो एक बार हाँ, तो एक बार खुद से रीडिंग लगा लो ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिले यार, वरना उनमें बहुत बर्बाद होता है टाइम, हमें वो मूड खराब होता है उसको पढ़ने पढ़ाने में। तो तुम एक बार उसको थोड़ा सा खुद से कर लो और बेईमानी मत करना, उस पर सवाल बन सकता है, ठीक है ना? और बाकी जो ये बकवास चल रही है वो तो कर ही रहे। तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं।
थैंक यू सर आप टेस्ट लोगे सर 4 तारीख को? 4 तारीख को टेस्ट? क्यों? हाँ, आर का सर ले रहे थे सर, आप भी ले लो। नहीं तो आर का सर मतलब हम नहीं समझे बात को। आर का सर टेस्ट ले रहे हैं का क्या मतलब? 4 तारीख को टेस्ट ले रहे हैं सर, जितना पढ़ाया है तो तुम लोग का टेस्ट अभी एक भी नहीं हुआ? वो सर। वो सर अच्छा, 4 को कौन सा दिन है? मैथ्स का हो रहा है सर 4 तारीख को, आप भी। संडे वनडे है क्या? हाँ सर संडे संडे देखते हैं, अगर कॉमन लेना होगा तो कॉमन ले लेंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का ही टेस्ट कर लेंगे फिर। ठीक है मतलब सर। जो कराया गया उसी में से, जैसे स्टोशियोमेट्री से लेंगे, पहला टेस्ट स्टोशियोमेट्री का ही होगा, है ना? तो ओके सर। जो कराया गया उसी से टेस्ट ले लेंगे। तो अब एक बार बात कर लेते हैं, अगर कॉमन होना होगा तो कॉमन कर लेंगे, नहीं तो ऐसे कर लेंगे, एक संडे को वो, एक संडे को वो, एक संडे को ऐसे कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है। ठीक।